नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पद का नशा। संजीव कुमार रिटायर्ड आईएएस जो सचिव के पद से रिटायर हुए, एक कॉलोनी में अपने निजी बनाए मकान में 1 वर्ष पूरी शिफ्ट हुए थे। रिटायर होने के बाद से उनका रुतबा अभी वही बना हुआ था। वे अड़ोस पड़ोस में ना किसी से बात करते, ना घुलने मिलने का प्रयास। यदि कोई आगे से नमस्कार भी करता तो वे गर्दन हिलाकर उसी तरह नमस्कार स्वीकार करते जैसे कोई उनका मुलाजिम कर रहा हो। परिवार में पत्नी, एक बेटा, बहू, पोता और एक कॉलेज जाती बेटी थी। बेटा खुद तो इतना योग्य नहीं था, किंतु पिताजी के रुतबे से राजस्व विभाग में अधिकारी था और उसकी पत्नी समाज सेवी। उनकी पत्नी जरूर सीधी सरल स्वभाव की थी। वे जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई सबसे मिलना जुलना व्यवहार रखती थी। जब तक संजीव कुमार जी नौकरी में थे, अलग ही ठाट बाट थे। इतने उच्च पद पर आसीन, बड़ा सा बंगला, सरकारी कर्मचारी, एक ऑर्डर पर सारे काम हो जाते, चाहे वे घर के हो या बाहर के। घर की साफ सफाई, अन्य घरेलू कार्य, बागवानी के लिए माली सब उपलब्ध थे। बच्चे भी इस तरह के वातावरण में रहकर थोड़े घमंडी, खुले हाथ से खर्च करने वाले, घूमने फिरने के शौकीन थे। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता। कहते हैं जब इंसान को सब सुख सुविधा मिल जाए तो वो क्यों हाथ पैर चलाए। इनका बेटा कुछ खास नहीं बन पाया। ग्रेजुएशन किया और संजीव कुमार जी ने अपने पद के प्रभाव से उसे राजस्व विभाग में अधिकारी लगवा दिया। एक अच्छे बिजनेसमैन के परिवार की लड़की से उसकी शादी हो गई। लड़की भी दौलत में खेलती आई थी, सो वह कोई काम नहीं करती, सिर्फ अपनी किटी पार्टी, शॉपिंग, सहेलियों के साथ घूमना फिरना, समय बिताने के हिसाब से सामाजिक संगठनों से जुड़ गई। रिटायर होने के बाद अब यहाँ इतने नौकर चाकर तो थे नहीं। दूध वाले से दूध भी लेना पड़ता, सब्जी वाले से सब्जी, काम करने आने वाली मेड से काम भी करवाना पड़ता। किंतु बहू को कहाँ समय था, यह सब काम सविता जी ही देखती थी। वे इतनी मिलनसार थी कि दूध लेते समय कभी दूध वाले से उसकी 2 बातें सुख दुख की सुन लेती, सब्जी वाले से उसके परिवार के हालचाल जान लेती, कभी उसे ठंडा पानी लाकर देती कि धूप में ठेला खींच रहा है। उनकी ये बातें परिवार में किसी को न सुहाती। उनकी नजर में इससे रुतबा कम होता है। क्या इन गली मोहल्लों वालों के मुंह लगो। एक बार कॉलोनी के एक संपन्न व्यक्ति आगे होकर उनसे परिचय करने आए और उनसे बोले, संजीव कुमार जी, आप पार्क में आया करें, वहाँ बहुत अपनी उम्र के लोग मिलेंगे। बातचीत करने, योगा करने में, हंसी मजाक करने में अच्छा समय बीत जाता है। उन्होंने बड़े ही रूखे शब्दों में बोला, मैं ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। आप लोग अपने काम में व्यस्त रहें, मेरी चिंता ना करें। फिर किसी ने उनकी तरफ रुख नहीं किया। वे अभी भी अपने पद के नशे में चूर थे। एक दिन अचानक उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सीने में जोर से दर्द की शिकायत हुई और वे बेहोश हो गईं। उन्होंने बच्चों को आवाज लगाई, जल्दी आकर देखो, तुम्हारी माँ को क्या हो गया है। बेटा, जो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, बोला, पापा डॉक्टर को फोन लगाओ, मेरे ऑफिस में आज अर्जेंट मीटिंग है तो मैं नहीं रुक सकता। घर में बहू और बेटी हैं, उनकी मदद ले लो, कहकर वह चला गया। उन्होंने अपने पुराने ऑफिस फोन लगाया और पीए को बोला, तुरंत डॉक्टर को भेजो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। जब बहुत देर हो गई और कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने फिर फोन लगाया और थोड़ा गुस्से से बोले, अभी तक व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है, इमरजेंसी है। उधर से जवाब आया, सर, अभी आपकी जगह जो नए सचिव आए हैं उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, तो सारे डॉक्टर्स की टीम उन्हें संभालने में व्यस्त है, आपके पास अभी नहीं पहुंच सकते। यह सुनकर संजीव कुमार जी आग बबूला हो गए। रिटायर अधिकारी की कोई पूछ ही नहीं है, नए सचिव की मां को संभालने में लगे हैं। उधर कार्यालय के कर्मचारी बात कर रहे थे, किसे संभालें, रिटायर को या जो पद पर है उसे। तभी फिर फोन बजता है। संजीव कुमार जी कह रहे थे कि जल्दी से एम्बुलेंस की व्यवस्था करो, हॉस्पिटल लेकर जाना है। तब तक उन्होंने अपनी बहू से कहा, रूबी, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। रूबी बोली, पापा जी, मैं कैसे चल सकती हूँ, मेरी तो आज एक नारी सशक्तिकरण की सभा है और मुझे उसमें स्पीच देनी है।
मैं चीफ गेस्ट भी हूँ, सो चलना संभव नहीं है। आप दिव्या को ले जाएं। तब वे दिव्या से बोले, दिव्या बेटी तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। वह बोली, पापा इतनी भी तबीयत खराब नहीं है मम्मी की, आपने पहले भी तो अकेले ही संभाला था। मुझे कॉलेज जाना है, आप ले जाओ, यदि जरूरत लगे तो मुझे फोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगी। तब तक एम्बुलेंस सायरन बजाती आ गई। एम्बुलेंस की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग बाहर निकल आए। दूर से ही देख रहे थे कि क्या हुआ। बहू बेटी को साथ ना जाते देख एक सज्जन जो उनके बिल्कुल ही पड़ोस में रहते थे आगे आए और बोले, आप अकेले ही जा रहे हैं? अस्पताल में 1 से 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। कहकर उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा तुम भी हमारे साथ चलो, पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए, और हाँ कुछ पैसे भी ले आओ। संजीव कुमार जी इतने दुखी थे कि उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। वे अस्पताल पहुंचे, उन्हें इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। दोनों बाप बेटे ने खूब भाग दौड़ की, उन्हें पत्नी के पास रुकने को कह दिया। सुबह से दोपहर हो गई, उनके बच्चों में से कोई उनके पास नहीं आया। न किसी ने मम्मी की सुध ली और न किसी ने उनके खाने पीने की चिंता की। वो तो भला हो उस पड़ोसी का जिसने फोन कर अपने और संजीव कुमार जी के लिए बेटे को भेजकर घर से खाना मंगवा लिया। बड़े संकोच के साथ उन्होंने खाना खाया। शाम तक उनकी पत्नी की हालत में सुधार हुआ तो उन्हें कुछ तसल्ली हुई, किंतु शाम तक भी परिवार का कोई सदस्य अस्पताल नहीं पहुंचा। तब उन्होंने बेटे को फोन किया कि तुम लोग यहाँ आकर संभालो, मैं बहुत थक गया हूँ। तब बेमन से बेटा और बेटी आई। आते ही बेटा उन पर झल्ला पड़ा, अकेले आप ही नहीं थके हैं, मैं भी तो सारा दिन ऑफिस में थक कर आया हूँ, यहाँ क्या संभालना है, आईसीयू में अटेंडेंट संभालता है। बेटी भी भाई के सुर में सुर मिलाकर बोली, हाँ पापा भाई सही कह रहा है, आप भी घर चलकर आराम करें, यह स्टाफ संभाल लेगा। वे आश्चर्य से बेटे बेटी का मुंह देखते रह गए। ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, इन्हें अपनी माँ की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। जो माँ रात दिन इनकी फरमाइशें पूरा करने में लगी रहती थी, कभी अपने आराम के बारे में नहीं सोचा, आज उसकी जरूरत के समय कैसे विमुख हो गए। इस तरह का व्यवहार तो कोई परायों के साथ भी नहीं करता, ये तो उनकी माँ है। थोड़ी देर रुकने के बाद वे बोले, पापा घर चलो, मैंने बात कर ली है, स्टाफ संभाल लेगा। नहीं तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। पड़ोसी सज्जन कुछ दूरी पर बैठे सारा वार्तालाप सुन रहे थे। परिस्थिति को भांप उन्होंने अपने घर फोन किया और बेटे से बोले, बेटा 2 लोगों का खाना लेकर आ जाओ। ठीक है पापा, आप नहीं चलना चाहते तो हम जा रहे हैं। आपका खाना? नहीं, मुझे खाने की भी जरूरत नहीं है, भूख नहीं है। यह सुन दोनों चले गए। अपने बच्चों का व्यवहार देख संजीव जी सोच रहे थे कि मैंने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं कि आज उन्हें अपनी मरणासन्न माँ की भी चिंता नहीं है, अपने बूढ़े बाप की चिंता नहीं है जो सुबह से यहाँ बैठा है। अरे मैं स्टाफ के भरोसे कैसे अपनी पत्नी को छोड़ जाऊं? रात को कोई जरूरत पड़ गई तो? आज चलचित्र की भांति उन्हें अपना अतीत आंखों के सामने घूमता दिखाई दिया। वे भी ग्रामीण परिवेश से थे, किंतु कुशाग्र बुद्धि होने के कारण अपनी लगन और मेहनत से जीवन में यह मुकाम पाया था। उन्हें याद आया कि एक बार गांव में पिताजी की तबीयत खराब होने पर कैसे कितनी दूर पैदल पिता को डॉक्टर के पास ले गए थे, कैसे दिन रात उनकी सेवा करते, जबकि ये सब करने में उनकी पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा था। किंतु जब तक वे ठीक नहीं हो गए उनकी सेवा जारी रही। और ये बच्चे माँ को स्टाफ के भरोसे छोड़ने को कह रहे हैं। पद पैसे के गुरूर में कैसे वे अपनी जड़ों से दूर हो गए। उन्होंने अपनी तरह अपने बच्चों को भी अहंकारी बना दिया, जबकि सविता आज भी अपनी औकात नहीं भूली थी और सबसे हिल मिलकर रहना पसंद करती थी, जो उनकी नजर में गंवारूपन था और उन्हें देखकर बच्चे भी उन्हें गंवारू ही समझते थे। नौकरी करते जब बेटे की तबीयत खराब हुई थी, कैसे आईसीयू के सामने लोगों की भीड़ लगी थी। आज जानते हुए भी कोई मदद के लिए या हालचाल पूछने के लिए नहीं आया। मैं कितना गलत था। पद के नशे में जीवन भर चूर रहा, अब रिटायरमेंट के बाद भी उसी रुतबे में रहना चाहता था। इसलिए
कभी किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं किया। आज पड़ोसी ही काम आया। जब बच्चों ने भी मुंह मोड़ लिया, दुख से उनकी आंखें छलछला उठी और वे निडाल से हो गए। तभी पड़ोसी का बेटा खाना लेकर पहुंचा और बोला, अंकल जी आइए, खाना खा लें। पड़ोसी सज्जन बोले, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। पहले गर्मा गर्म खाना खा लें और फिर कुछ देर आराम कर लें। तब तक मैं बैठा हूँ, फिर आप उठ जाना, मैं सो जाऊंगा। खाना खाते खाते उनके आंसू निकल आए और अपने व्यवहार पर शर्म से गर्दन झुकी थी। सारा पद का नशा उतर चुका था। इस घटना ने उन्हें एक सामान्य नागरिक की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। इसलिए कभी भी अपने पद और पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीजें तो एक दिन छूटनी ही हैं, फिर किस बात का घमंड। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।